हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज बच्चों में केमिस्ट्री का 4th चैप्टर आपको स्टार्ट करवाने वाला हूं, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें इसको स्टार्ट करें। तो भाई नाम से स्टार्ट करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का नाम से हमें क्या मिल सकता है। केमिकल का मतलब होता है केमिकल, जो केमिकल होता है केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल आप यूज करते हो। और काइनेटिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज की, कोई भी चीज मोशन में होना, कोई भी चीज किस में होना, मोशन में होना, उसे बोलते हैं काइनेटिक्स। तो केमिकल और काइनेटिक्स, केमिकल का मतलब रिएक्शन से है और काइनेटिक्स मतलब मोशन में होना। इसका मतलब किसका मोशन में होना, रिएक्शन का मोशन में होना। किसका मोशन में होना बताओ, रिएक्शन में मोशन में होना, बिल्कुल सही। तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और इसके बहुत ही बड़े लेवल पे जाएंगे और इसके बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों, जो कि बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन होंगे आपके और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी होंगे। तो आ जाते हैं डेफिनेशन पर कि डेफिनेशन क्या होगी। तो बच्चों डेफिनेशन तो देखो ऐसा है कि जैसे कि मैं बता रहा हूं कि हर चीजों को डेफिनेशन में इंक्लूड करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी भी चीज को डेफिनेशन में इंक्लूड करें तो ज्यादातर हम यही बोलेंगे कि जो केमिकल काइनेटिक्स होती है वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की। भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की ब्रांच है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड, मतलब रिएक्शन की जो स्पीड होती है उससे मतलब होता है उसका कि रिएक्शन कितनी स्पीड से चलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या फैक्टर होंगे, किस वजह से वो चल रही है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि रिएक्शन की टांगे होती है कि टांगे उठाई ऐसा ऐसा चल रही, ऐसा नहीं होता। रिएक्शन को करने के लिए कुछ फैक्टर्स होंगे, तो उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और रिएक्शन जब आगे बढ़ रही होगी तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा बढ़ने का, उसका मैकेनिज्म क्या होगा बढ़ने का। तो इन्हीं चीजों को इंक्लूड करके बच्चों एक डेफिनेशन बनाई गई है, तो वो मैं आपको रीड आउट करके बताता हूं। The branch of chemistry which deal with the study of speed को रेट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, of a chemical reaction, और the factor affecting the rate of chemical reaction and the mechanism by which the reaction proceed is called chemical kinetics। तो ये तो हो गई बच्चों केमिकल काइनेटिक्स, जो कि आपके नॉलेज के लिए बढ़िया है, पर पेपर में आपको भी पता है कि डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी। अब बच्चों केमिकल रिएक्शन को बांटा गया है 3 टाइप्स में। केमिकल रिएक्शन होती तो बहुत टाइप की है, लेकिन रेट के हिसाब से 3 टाइप में बांटा गया है। अब जरा वो 3 टाइप भी सुन लीजिए कि कौन कौन से होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, तो सबसे पहले होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, उसके बाद होती है वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरी कौन सी होती है, जो कि ना ज्यादा फास्ट होती है ना ज्यादा स्लो होती है, जिसकी मॉडरेट स्पीड होती है तो मॉडरेट रेट होता है। इसका मीनिंग बच्चों ये हो गया कि अगर मैं बात करूं वेरी फास्ट रिएक्शन की, तो वेरी फास्ट रिएक्शन में आप हमेशा एग्जाम्पल बोलोगे आयनिक रिएक्शन का। वेरी फास्ट रिएक्शन में किसका एग्जांपल बोलोगे, आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन ज्यादातर आपकी बहुत फास्ट होती है। आयनिक रिएक्शन को इसी तरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं आयनिक रिएक्शन एक PbNO3(2), इसको बोलते हैं बच्चों लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट वैसे तो होता है सॉलिड स्टेट में, जब आपको लैब में मिलेगा तो ऐसा करना कि लेड नाइट्रेट को पानी में डाल के घोल लेना, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेना। उसका क्या बना लेना, एक्वस सॉल्यूशन बना लेना, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बच्चों पोटेशियम आयोडाइड। क्या ऐड करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। और पोटेशियम आयोडाइड जैसे कि मैंने बोला लैब में मिलेगा तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको क्या बना लेगा, एक्वस। अब एक्वस में बना के क्या फायदा होगा बच्चों बताओ। भाई 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, तो बताएंगे कि क्या होगा, पानी में डाल के क्या होगा। तो बोलोगे पानी में डाल के ये आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपका जो Pb है बच्चों वो जुड़ जाएगा I से, और आपका K पॉजिटिव NO3 से जुड़ जाएगा। तो Pb जब I से जुड़ेगा तो ये बन जाएगा PbI2, जो कि होगा येलो PPT। ये येलो PPT होता है लेड नाइट्रेट का, अगर आपको याद हो तो 10th क्लास में आपने करी है रिएक्शन। और KNO3 तो आपस में मिलकर KNO3 बना लेंगे एक्वस, KNO3 बना लेंगे एक्वस। ये PPT बन के नीचे बैठ जाएगा, जिसको हम येलो PPT बोलेंगे। तो आयनिक रिएक्शन बच्चों बहुत फास्ट होती है, और दुनिया भर के आयनिक रिएक्शन आप जानते हो। वैसे ज्यादा कोई खास टॉपिक है नहीं, बस आप एक रिएक्शन लिख दो और आयनिक रिएक्शन ऐसे बता दो। अगर हम बात करें बच्चों वेरी स्लो की, कि वेरी स्लो रिएक्शन, तो वेरी स्लो रिएक्शन के लिए आप बता सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बता सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन।
जंक लगना, तो जंक लगना एक लंबा प्रोसेस होता है बच्चों, जो हमें साल 1.5 साल 2 साल में पता चलता है कि हाँ जी उसमें जंक भी लग रहा है। तो वो चीज आ जाती है वेरी स्लो रिएक्शन में। किस में आ जाती है? वेरी स्लो रिएक्शन में। और यहाँ पे आयरन की आप रिएक्शन लिख सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि वो 10 क्लास का बेसिक है, तो आप बस इतना लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाते हैं बच्चों यहाँ पर कि वो रिएक्शन जो कि ना तो ज्यादा फास्ट होती है ना तो ज्यादा स्लो होती है, तो आप क्या क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस यानी कि ईस्टर में पानी डाल दो, तो वो ना तो ज्यादा फास्ट होती है ना तो ज्यादा स्लो होती है, वो कुछ मिनटों में होगी आपकी, यानी कि आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में वो आपकी हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही आप अगर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज कर दो, सुक्रोज का मतलब होता है बच्चों शुगर, और शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, उसका आप हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो वो भी काफी लेट में भी नहीं होगा ना तो ज्यादा फास्ट होगा, वो मॉडरेट होगा बच्चों। क्या होगा? मॉडरेट। तो जैसे कि मैं आपको 2 एग्जांपल इसमें करा देता हूं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो होगा बच्चों वो होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला होता है बच्चों CH3COO C2H5, इसको बोलते हैं ईस्टर, इसको बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर में अगर मैं पानी डाल दूंगा, ईस्टर में अगर मैं पानी डाल दूंगा बच्चों, और थोड़ा सा मुझे एसिड भी डालना पड़ेगा ताकि पानी को मैं तोड़ सकूं, पानी को तोड़ने के लिए हमें एसिड डालना पड़ेगा, तो H पॉजिटिव एसिड सा है। कहां सा है? एसिड, ये याद रखना। तो जब मैं इन दोनों का रिएक्शन कराऊंगा बच्चों, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो ऐसे लिख देता हूं, पानी को आप HOH भी तो लिख सकते हो, पानी को आप क्या लिख सकते हो? HOH। तो मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं कि जब ये एसिड की प्रेजेंस में पानी टूटेगा, एसिड की प्रेजेंस में पानी टूटेगा, तो यहाँ पे पानी पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद आपका जो O नेगेटिव पे चार्ज आता है और C2H5 पे पॉजिटिव चार्ज आता है, पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। तो आपका जो C2H5 पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो जुड़ जाएगा OH वाले नेगेटिव वाले हिस्से पर, और बताओ जी क्या बनाएगा? ये बनाएगा C2H5OH, और आपको इसका नाम पता होना चाहिए, नहीं तो पड़ेगा तमाचा। क्या नाम पता होना चाहिए? इथेनॉल। क्या पता होना चाहिए? इथेनॉल। और दूसरा क्या पता होना चाहिए? ये जो H पॉजिटिव है ये जुड़ेगा बच्चों O नेगेटिव पर, ये जो H पॉजिटिव है ये जुड़ेगा O नेगेटिव पर, तो यहाँ पे आपका ये बनेगा CH3COOH, तो ये बन जाएगा, एक आपका बन जाएगा एसिटिक एसिड और एक बन जाएगा इथेनॉल, तो इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। तो ये बच्चों एग्जांपल है मॉडरेट रिएक्शन का। ये किसका एग्जांपल हो गया? मॉडरेट। एक और अगर एग्जांपल देना है इसका, तो आप ये दे सकते हो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C12H22O11। C12H22O11 को सुक्रोज बोलते हैं, शुगर का फॉर्मूला है बच्चों। अगर मैं इसको पानी से रिएक्शन करा दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसकी पानी से रिएक्शन करा दूंगा तो H पॉजिटिव डालूंगा, सबसे पहले पानी को तोड़ने के लिए क्या डालना पड़ेगा? एसिड डालना पड़ेगा। तो जब ये पानी को तोड़ने के लिए एसिड डालूंगा तो पानी टूट जाएगा, और ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा 2 चीजों में बच्चों। ठीक है, बायो वाले जानते होंगे कि किस में टूटता है जल्दी से, क्योंकि बायो वाले ने थोड़ा पढ़ रखा होता है 11वीं क्लास से। तो C6H12O6, और एक और बनेगा C6H12O6। आप बोलोगे सर ये भी C से H12O6 बना, ये भी C से H12O6 बना, तो ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, पर गलत बात है बच्चों, ये गलत बात है बिल्कुल। ये जो C6H12O6 है, इसको आप अगर ग्लूकोज बोलोगे तो इसको आपको फ्रुक्टोज बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? फ्रुक्टोज। क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे सुक्रोज का, तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर आपको ग्लूकोज मिलेगा, और ग्लूकोज जैसा ही मिला है पर अरेंजमेंट अलग है। तो ग्लूकोज जैसा मॉलिक्यूल होता है पर अरेंजमेंट अलग होने के कारण उसकी ग्लूकोज जैसी प्रॉपर्टी नहीं रहती, तो वो फिर किस में आ जाता है? फ्रुक्टोज में आ जाता है। किस में आ जाता है बच्चों? फ्रुक्टोज में। तो यह है कुछ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का जो कि मैं आपको दे रहा हूं। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप इतना कॉपी पेन लेके नोट करो बिल्कुल। ठीक है, पॉज करो, नोट करो, और उसके बाद मैं आपको कराता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या समझाता हूं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझाता हूं। जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आ चुका हूं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन पर। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बड़ा ही ध्यान से समझना। रेट ऑफ रिएक्शन के जरा अगर दूसरे नाम की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंशियल रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफरेंशियल रेट। डिफरेंशियल रेट भी इसे कहा जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का दूसरा नाम हो गया डिफरेंशियल रेट। और रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन होता है रिएक्शन की स्पीड। रिएक्शन की क्या?
स्पीड कि रिएक्शन की कैसी स्पीड है। अब भाई रिएक्शन अगर चल रही होगी तो किस माहौल में चल रही होगी ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो रिएक्शन मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई आर है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो किसी पी में कन्वर्ट हो रहा है। आर किस में कन्वर्ट हो रहा है, पी में कन्वर्ट हो रहा है, किसी स्पीड से कन्वर्ट हो रहा होगा। लेकिन बच्चों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डेफिनेशन इसकी बनाऊं तो बनाऊं क्या। ठीक है, ऐसे लिख दूं कि इस स्पीड से क्या पी बन गया, ऐसे तो नहीं लिख सकता, कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा होगा। जरा सोचो क्या चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल सही जो भी आपने सोचा, ठीक है, हो भी सकता है सही, नहीं भी, मैं बता देता हूं। ठीक है, जो मैं बताऊंगा वो सही आपका होगा, जो भी आपने सोचा होगा। तो जो सही है वो है बच्चों कंसंट्रेशन। क्या सही है? कंसंट्रेशन। जब भी किसी चीज की आपको स्पीड बोल दे तो वो देखो ना कि वो क्या पाथ फॉलोड कर रही है। पाथ फॉलोड का मतलब भाई कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा। जब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में बदल रहा है तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा। इसका मीनिंग ये हो गया बच्चों, अब मैंने चीनी ली, मैंने चीनी को मैंने पानी में घोल दिया तो चीनी के जो पार्टिकल्स थे वो किसकी तरह बिहेव कर रहे थे? रिएक्टेंट की तरह। ठीक है, समझ रहे हो ना। उसको मैं डाल दूंगा पानी में, किस में डाल दूंगा? पानी में, और घोल दूंगा उसको। तो जब मैं उसको घोल दूंगा तो वो पानी में डिसॉल्व हो गया, चीनी के पार्टिकल पानी में डिसॉल्व हो गए। तो आप मुझे बताइए कि चीनी के पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन था वो पानी के कंसंट्रेशन के साथ मिल गया और प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब किस में चेंज आया? कंसंट्रेशन में चेंज आया। किस में चेंज आया? कंसंट्रेशन। ऐसे ही मैं आपको बताता हूं कि चाय वाला हिसाब, जब आप चाय बनाते हो तो चाय बनाने के लिए चीनी, दूध, पत्ती जो भी आप कॉमनली रखते हो तो वो आपने रखी है। तो चीनी के अंदर उसके खुद के अपने पार्टिकल हैं, कुछ चीनी का कंसंट्रेशन होगा पार्टिकल्स में, कुछ पत्ती के अंदर कुछ कंसंट्रेशन होगा, कुछ टेस्ट होगा कंसंट्रेशन का, कुछ मिल्क के अंदर भी होगा, कुछ पानी के अंदर भी होगा। दोनों को साथ में मिला दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो गया? कंसंट्रेशन क्या हो गया? बदल गया। ठीक है, चीनी नहीं रही, मिक्स हो गई, पत्ती ना रही, पत्ती ना रही, उसका सारा का सारा जूस निकल गया। ठीक है, फिर छान ले तो आप। तो बस बच्चों वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है। किस पे फर्क पड़ता है? कंसंट्रेशन पे, कि कंसंट्रेशन जल्दी आ रहा है कि कम आ रहा है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। आप एक तरफ नमक घोल रहे हो, एक तरफ आप मट्टी घोल रहे हो, ठीक है, सॉइल घोल रहे हो। तो सॉइल जब आप घोलोगे तो पी लेना उसको, आप पी लेना, ठीक है। तो क्या होगा? तो आपको मट्टी जैसा टेस्ट आएगा। लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि टेस्ट क्या आएगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कौन जल्दी घुलेगा, मट्टी पहले घुलेगी कि नमक पहला घुलेगा। तो जो बोल रहे हैं कि नमक पहले घुलेगा और मट्टी लेट घुलेगी तो ये भी बात गलत है। और क्यों गलत है भाई? क्योंकि मट्टी घुलती नहीं है पानी में। ठीक है भाई, मट्टी तो घुलती नहीं है पानी में। आ रहा है समझ में? इसका मतलब चलो नमक वाले एग्जांपल को ले लो। नमक है आपके पास, नमक आपने लिया, घोल दिया, तो नमक ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी घुल जाता है। तो कंसंट्रेशन एकदम से क्या आ गया? चेंज आ गया। तो इसी चेंज होने वाले कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब बताओ, ये जो घोल रहे हो आप, ये सेकंडों में घोल रहे हो, मिनटों में घोल रहे हो कि घंटों में घोल रहे हो? बताओ, सेकंड में, मिनट में कि घंटों में? तो आपका जवाब होगा सेकंड में घोलेंगे सर। ठीक है, तो बताओ कंसंट्रेशन सेकंडों में चेंज हो रहा है, मिनटों में चेंज हो रहा है कि घंटों में चेंज हो रहा है? तो आपका जवाब होगा सेकंडों में चेंज हो रहा है। तो यहां पे बच्चों हमारी डेफिनेशन बन गई। यही तो हमें डेफिनेशन चाहिए थी। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन तो ये बोलेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन, वो हमें पता चल गया। रिएक्टेंट का कम होगा कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा, मालूम चल गया हमको। लेकिन अगर हमें डेफिनेशन लिखने तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन is the change in concentration of reactant or product, concentration of reactant or product per unit time। पर यूनिट टाइम का मतलब बच्चों हर एक सेकंड में। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? हर एक सेकंड में। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा है। तो
और सेकंडों में चेंज आ रहा है, उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने बोला कि रिएक्टेंट में डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट में इंक्रीज होगा, उसको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको सिखाता हूं। तो ये सीखने के लिए सबसे पहले मैं एक लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो धीरे धीरे अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, नमक है आपके पास, नमक आप पानी में डाल रहे हो, घोल रहे हो, तो नमक आपका पहले क्या था? रिएक्टेंट। घुल के क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। कंसंट्रेशन में क्या है? चेंज आया। नमक कम हो गया कि ज्यादा हो गया? तो आप बोलोगे नमक जो क्रिस्टल्स थे वो धीरे धीरे कम हो गए, डिक्रीज हो गए। तो आप यहां पे बोलोगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। और आप यहां पे फॉर्मूला क्या लिखोगे? आप यहां पे फॉर्मूला लिखोगे रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा, डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा। ठीक है। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। और हम रेट को बच्चों रेट लिखेंगे, रेट को रेट लिखेंगे। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए माइनस, डिक्रीज मतलब माइनस लगा दिया। कंसंट्रेशन का एक बॉक्स बनता है बच्चों, ये बॉक्स बना दिया कंसंट्रेशन का। और रिएक्टेंट जो है उसके लिए हमने कैपिटल आर यूज कर लिया। रिएक्टेंट के लिए क्या यूज कर लिया? कैपिटल आर। और यहाँ पे हम डिक्रीज इन कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे आप माइनस यूज करोगे और यहाँ पे बच्चों डेल्टा भी लिखोगे, क्योंकि चेंज तो हो रहा है ना। डिक्रीज का मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है तो चेंज हो रहा है। और चेंज के लिए क्या लगाते हैं? चेंज के लिए डेल्टा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डेल्टा। इतना भी ध्यान रखना। और टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो डेल्टा टी। तो इस तरीके से बच्चों हम इसका रिलेशन लिखते हैं। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। धीरे धीरे रिएक्टेंट कम हो रहा है, कम होने के लिए हमने माइनस लगा दिया। रिएक्टेंट चेंज ही तो हो रहा है, तो चेंज के लिए डेल्टा लगा दिया। कंसंट्रेशन के लिए बॉक्स लगा दिया। रिएक्टेंट की बात हो रही है तो आर लगा दिया। और टाइम तो आपको पता ही है, टाइम को तो टी लिखना ही है। तो इस तरीके से हम रिएक्टेंट का लिखेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से हम प्रोडक्ट का भी लिखेंगे बच्चों। प्रोडक्ट का देखो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो जब जरा प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। जब रिएक्टेंट कम हो रहा है रिएक्शन में, तो प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। जब रिएक्टेंट कम हो रहा है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा, है ना। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहां पे मैं लिख सकता हूं रेट इज इक्वल टू प्लस लगाऊंगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा चेंज तो हो ही रहा है, कंसंट्रेशन पी, और नीचे क्या लगाऊंगा? डेल्टा टी। तो ये हो गया बच्चों आपका। इसको प्रोडक्ट को इस तरीके से दिखाओगे, पॉजिटिव जो बन रहा है उसको पॉजिटिव से दिखाओगे, और जो कम हो रहा है उसे किससे दिखाओगे? नेगेटिव से दिखाओगे। और अगर मैं दोनों को एक साथ इंक्लूड कर दूं बच्चों, अगर दोनों को इंक्लूड कर दूं तो दोनों को आप ऐसे दिखा सकते हो रेट। अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूं तो कैसे दिखा सकते हो? रेट इज इक्वल टू आर क्या हो रहा है? कम। आर क्या हो रहा है? कम। तो कम के लिए माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ने के लिए हम प्लस दिखा देंगे बच्चों, और यहाँ पे डेल्टा पी और बाय डेल्टा टी लिख देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम करते हैं चीजों को, इस तरीके से हम करते हैं चीजों को। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन विच चेंजेस द कंसंट्रेशन। या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज के लिए क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। इंक्रीज के लिए क्या लगा देना है? प्लस लगा देना है। और ज्यादातर नॉर्मली रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? बढ़ता है। आप लोग जानते हो, काफी रिएक्शंस आप लोगों ने कर रखी है। तो ये है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का इंट्रोडक्शन टाइप। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आती है। और ये फॉर्मेट याद रख लेना कि हम रिएक्टेंट को माइनस से दिखाएंगे और प्रोडक्ट को किससे दिखाएंगे? प्लस से दिखाएंगे। इतना याद रख लेना। और डेल्टा चेंज के लिए लगाया, माइनस मतलब कम हो रहा है और प्लस मतलब बढ़ रहा है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, तो देखो
हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इसको अप्लाई कैसे करना है रिएक्शन में। इसको मैं अप्लाई करना सिखाता हूं बच्चों आपको रिएक्शन में, कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करना बहुत आसान है। जैसे मैं एक जर्नल रिएक्शन ले लेता हूं यहीं पर ही, इसे मैं करा देता हूं। एक जर्नल रिएक्शन ले ली बच्चों मैंने, जैसे A प्लस बी से क्या बन रहा है, C बन रहा है और D बन रहा है। A प्लस बी से क्या बन रहा है, C बन रहा है और D बन रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं वो देखो जरा। ये वाला आपको पता है ये आपका रिएक्टेंट साइड है, और ये वाला आपको पता है ये कौन है, प्रोडक्ट साइड है। ये वाली रिएक्टेंट साइड हो गई और ये वाली कौन सी साइड हो गई, प्रोडक्ट साइड हो गई। तो रिएक्टेंट साइड के लिए मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू ए भी कम हो रहा होगा, बी भी कम हो रहा होगा, रिएक्टेंट कम हो रहा होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, फिर ये प्लस है, प्लस का क्या करें, तो प्लस को बच्चों हटाकर हम इक्वल टू लिखेंगे। तो आपको शायद रेट लिखना आ रहा होगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि रिएक्शन में कैसे लिखेंगे। तो रिएक्शन में करना क्या है, एरो को भी इक्वल टू में लिखना है, प्लस को भी इक्वल टू में लिखना है, इस प्लस को भी इक्वल टू में लिखना है। ये रेट लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो यहां पे हम दोबारा माइनस लगाकर डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी और डेल्टा टी लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद एरो आ गया, एरो के लिए दोबारा से इक्वल टू लगाएंगे, एरो पे भी इक्वल टू लगाएंगे, प्लस पे भी इक्वल टू लगाएंगे, एरो पे भी इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, और अब आ गए बच्चों प्रोडक्ट वाली साइड। तो प्रोडक्ट वाली साइड में क्या मेंशन करना है, प्लस साइन। तो यहाँ पे हम प्लस साइन मेंशन करेंगे और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सी और डेल्टा टी लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम प्लस साइन शो करेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ डी और यहाँ पे भी डेल्टा टी लिखेंगे। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को दिखाएंगे बच्चों। ठीक है, रिएक्टेंट साइड वाली को माइनस दिखा देंगे, प्रोडक्ट साइड वाली को प्लस दिखा देंगे। एरो की जगह पे इक्वल टू लिखना है, प्लस की जगह पे इक्वल टू लिखना है, इस प्लस की जगह पे भी इक्वल टू लिखना है। तो इस तरीके से ये तरीका होता है जो केमिकल काइनेटिक्स हमको देती है कि रिएक्शन को हम ऐसे दिखाएं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल की अगर बात करें तो बच्चों जैसे PCl5 हो गया, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो PCl3 में और Cl2 में टूट जाता है। तो चलो इसको कैसे दिखाना है, तो बहुत आसान है इसको दिखाना। इसको रेट के हिसाब से अगर दिखाएंगे तो लिखेंगे माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये हमने दिखा दिया, इसको रिएक्टेंट को दिखा दिया। एरो के लिए क्या करेंगे, एरो के लिए इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और यहाँ पे डेल्टा टी, इस तरीके से दिखाएंगे। वैसे हम क्लोरीन को दिखाएंगे, प्लस को क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे प्लस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरीके से बच्चों हम रिएक्शंस को दिखाते हैं। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे हमको करना है। तो बच्चों एक क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत बार आ चुका है कि ये माइनस और प्लस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैं क्वेश्चन अभी आपको लिखाऊंगा। ठीक है, तो वो आप या तो स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप देख लेना, तो टाइम हमारा थोड़ा बचेगा। मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का क्या शो करता है रिएक्शन में। तो आपका जवाब बच्चों ये होगा कि पॉजिटिव साइन का मतलब होता है, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और माइनस का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये होगा आपका जवाब। तो मैं आंसर आपको इसमें भेज देता हूं। ठीक है, तो आप ये नोट करो, उसके बाद इस क्वेश्चंस को और इसके आंसर को भी नोट कर लो। ठीक है, इससे थोड़ा टाइम बचेगा, बस टाइम बचाने के लिए मैंने आपको ऐसे स्क्रीन पे दिखा दिया। ठीक है, ओके, ठीक है, तो कर लिया आपने क्वेश्चन नोट। तो क्वेश्चन में बस यही था कि काफी बार ये क्वेश्चन में रिपीट भी हुआ है कि सिग्निफिकेंस बताओ यार, ये रिएक्शन में माइनस प्लस क्यों दिखाते हैं। तो इसलिए बस माइनस इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमें पता चल रहा है वो चीज डिक्रीज हो रही है, प्लस इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो चीज हमें पता चल रहा है इंक्रीज होती है। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं बच्चों यूनिट पर कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, और पेपर में बहुत बार पूछी गई है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। तो उसके बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ही मैं बात कर लेता हूं, इसी में ही यही टॉपिक चल रहा है अभी आपका कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालने के लिए बच्चों पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला जैसे आप जानते हो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कुछ बनता है, तो चाहे आप प्रोडक्ट लिखो चाहे आप रिएक्टेंट से बना लो, बात सेम है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यूनिट आप इससे भी बना सकते हो, यूनिट आप इससे भी बना सकते हो। चलो मैं दोनों से बनाना सिखाता हूं आपको कि यूनिट कैसे बनेगी। ठीक है, तो वी नो डेट कि रेट
इज इक्वल टू, पहले मैं इससे बनाना सिखाता हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लिखूंगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर लिखूंगा और यहाँ पे डेल्टा टी ले लिया मैंने। ओके, तो ये बताओ कि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बच्चों, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है। मैंने आपको कंसंट्रेशन पढ़ाया है काफी बार, कंसंट्रेशन की यूनिट बताइए क्या होती है। चेंज इन कंसंट्रेशन। जब मैं सॉल्यूशंस पढ़ा रहा था आपको तो सॉल्यूशन में मैंने मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी ये सब करवाया था, लेकिन मैंने आपको कंसंट्रेशन की मेन यूनिट एक बताई थी। तो कंसंट्रेशन की मेन यूनिट होती है मोल लीटर माइनस वन। क्या होती है? मोल लीटर माइनस वन। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू, जब भी मैं यूनिट लिखता हूं तो माइनस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, माइनस तो बस उसके लिए होता है कि डिक्रीज हो रहा है। माइनस साइन हम हटा देंगे जब यूनिट हम राइट डाउन करेंगे, ठीक है। माइनस का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा मोल लीटर माइनस वन डिवाइड बाय, और टाइम को किसमें नापना है? सेकंड में। तो यहां पे मैं सेकंड लिख दूंगा। तो बताओ बच्चों रेट की यूनिट क्या बन गई? रेट की यूनिट बन गई मोल लीटर माइनस वन सेकंड माइनस वन, मोल लीटर माइनस वन सेकंड माइनस वन। और कोई ऐसा होगा कि टाइम को मिनट में ले लेगा, तो मिनट के लिए क्या बन जाएगी? मिनट के लिए बन जाएगी मोल लीटर माइनस वन मिनट माइनस वन। हो सकता है कोई न्यूमेरिकल बच्चों मिनट वाला आ जाए, ठीक है। तो आप मिनट में ही सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर रेट की यूनिट मिनट में लिख देना। और कोई न्यूमेरिकल अगर सेकंड में आ जाएगा तो सेकंड में सॉल्व कर देना, यूनिट सेकंड में लिख देना। तो इस तरीके से हम इसकी यूनिट निकालते हैं। अब जैसे कि मैं बोल रहा था कि आप प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, तो मैं प्रोडक्ट वाला आपको बता देता हूं, प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो। यही तो करना है प्रोडक्ट के लिए भी, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट से निकालना चाहते हो तो वी नो डेट रेट इज इक्वल टू प्लस कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मैंने आपको अभी सिखाया, ठीक है। प्रोडक्ट जो बनेगा एक मोल होगा, कोई समझ रहे हो ना। देखो आप मोल में कंफ्यूज मत होना कि मोल कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर किसी ने सॉल्यूशन ना पढ़ा हो, चलो मैं आपको बताता हूं कैसे लिखते हैं। देखो ये जो आपका रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, अगर मैं स्टैंडर्ड मान के चलूं, अगर मैं क्या मान के चलूं? स्टैंडर्ड मान के चलूं, तो मुझे एक मोल रिएक्टेंट से एक मोल प्रोडक्ट मिलेगा। रिएक्शन ये बता रही है, ये वन है तो ये भी मुझे वन मिलेगा, ठीक है। तो यहां से तो मुझे मोल आ गया, यहां से मेरा मोल आ गया, ठीक है। और जो मैं स्टैंडर्ड लेता हूं कि मैंने लिक्विड कितना लिया है, मैंने कितना ग्राम लिया है, मैंने कैसे कैसे लिया है, तो ज्यादातर अगर ये मैं लिक्विड फॉर्म में ले लूं और प्रोडक्ट भी मुझे लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, तो ज्यादातर मैं स्टैंडर्ड लेता हूं 1 लीटर। कितना लेता हूं? 1 लीटर। तो मुझे 1 मोल से 1 मोल मिलेगा, ठीक है। कितने लीटर में मिलेगा? 1 लीटर में मिलेगा। तो यहां पे क्या यूनिट बन गई? मोल पर लीटर। क्या बन गई बताओ? मोल पर लीटर। ये बन गई आपकी मोल पर लीटर। अब लीटर को मैं ऊपर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर माइनस वन। क्या बन जाएगा? मोल लीटर माइनस वन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरीके से कंसंट्रेशन की यूनिट निकालते हैं। उसी कंसंट्रेशन की यूनिट को फिर मैंने यहां पे डाला, मोल लीटर माइनस वन, और नीचे सेकंड हो गया। फिर मैं इसको लिख सकता हूं रेट इज इक्वल टू मोल लीटर माइनस वन सेकंड माइनस वन। वही तो बन गई बिल्कुल सेम, मोल लीटर माइनस वन सेकंड माइनस वन। ये भी बन गई मोल लीटर माइनस वन सेकंड माइनस वन। तो इस तरीके से ये बच्चे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आते हैं अपने एवरेज रेट पर और इंस्टेंटेनियस रेट पर। तो इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स वी स्टार्ट एवरेज रेट। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट बच्चों पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ने की तो बहुत ज्यादा बतेरी भर की चीज है इसमें, पर मैं सिलेबस के हिसाब से बताऊंगा आपको। तो एवरेज रेट जो है, और एवरेज रेट को हम रेट ए भी लिख सकते हैं या आर ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले एवरेज रेट की बात कर रहा हूं, उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट को भी पढ़ेंगे। तो बच्चों एवरेज मतलब एवरेज चीज होती क्या है असल में? अगर मैं आपसे पूछूं तो एवरेज है क्या असल में? जैसे मैं अगर नॉर्मली बात करूं, ऐसे ही एग्जांपल दूं आपको कि कोई बंदा जो है वो इधर से गया, ऐसे गया और इधर गया, ठीक है। कहीं देहरादून से दिल्ली निकल गया, देहरादून से दिल्ली निकल गया, ठीक है। देहरादून से दिल्ली निकल गया, और देहरादून से दिल्ली जब गया तो गया 250 किलोमीटर, ठीक है। अप्रॉक्स लगभग 250 होगा, है ना। 250 किलोमीटर गया। फिर उसके बाद उसको टाइम लगा 5 घंटे। कितने घंटे लगे? 5 घंटे। फिर वो वापस आ गया तो 250 किलोमीटर लगा, और तब भी टाइम कितना लगा? 5 घंटे लगे, ठीक है। मान लो 5 घंटे लगे, टाइम कभी कम ज्यादा लगता रहता है।
तो असल में किसी भी चीज को एवरेज बोलते कब है, कैसे बोलते हैं? तो एवरेज का मतलब होता है बच्चों किसी चीज का टोटल, किसी चीज का टोटल, जाने का भी आने का भी, उसे तो एवरेज बोलते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली पूछ लूं कि एवरेज स्पीड होती क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बिल्कुल सही है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो बच्चों यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे भी रिएक्शन का टोटल देखा जाएगा, यहां पे भी रिएक्शन का क्या देखा जाएगा, टोटल देखा जाएगा। आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बन रहा है। मुझे ये नहीं पता कि यहां पे हो सकता है स्पीड ज्यादा हो गई हो सकता है स्पीड यहां पे ज्यादा हो गई हो, यहां पे स्पीड कम हो गई हो, मुझे ये भी नहीं पता कि कम हो गई है, यहाँ पे स्पीड दोबारा कम, उससे भी कम हो गई हो, यहाँ पे स्पीड बिल्कुल ज्यादा हो गई हो, यहाँ पे स्पीड बिल्कुल ज्यादा हो गई हो। तो मुझे ये नहीं पता है कि कब कम स्पीड हो रही है, कब ज्यादा स्पीड हो रही है। मैं किस पे डिपेंड कर रहा हूँ ओनली, मैं किस पे डिपेंड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इनिशियल वैल्यू से कहाँ डिपेंड कर रहा हूँ, फाइनल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा हूँ, एवरेज वैल्यू पे डिपेंड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसी चीज को तो एवरेज बोलते हैं। जैसे आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ रहे होंगे या मेरे पास ही ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, तो क्या बोलते हैं, आप अगर अपने घर से निकल रहे हो, तो जैसे कि मैं जानता हूं कि आप अगर जैसे क्लॉक टावर पे रहते हो, तो क्लॉक टावर से आप पहले मोहन मंदिर आओगे, मोहन मंदिर से फिर क्या बोलते हैं नेशविला रोड आओगे, नेशविला रोड से थोड़ा नीचे की तरफ आप मेरी कोचिंग में आ जाओगे, है ना। लेकिन 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 मुझे ये थोड़ी ना पता है कि आप अगर गाड़ी से आ रहे हो, साइकिल से आ रहे हो, गाड़ी से आ रहे हो तो आपकी 40 की स्पीड है ना, 40 की स्पीड है, तो हमेशा मोड़ पर 40 की रहेगी, है ना। जैसे ही मोड़ोगे तो 40 पे मोड़ दोगे, एकदम से स्लिप होगे, गिर जाओगे, क्या करना पड़ेगा, कम करनी पड़ेगी, कभी ज्यादा करनी पड़ेगी, कभी ब्रेकर आ जाएगा, कभी क्या आ जाएगा, गड्ढा आ जाएगा। तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिएक्शन में भी बच्चों यही होता है, कभी कभी तो ज्यादा स्पीड पकड़ लेगी, कभी थोड़ी कम स्पीड पकड़ लेगी, कभी ज्यादा स्पीड पकड़ लेगी, कभी कम स्पीड पकड़ लेगी, और तब प्रोडक्ट पे पहुंचेगी। लेकिन मुझे नहीं पता ये कितना होगा, कम ज्यादा मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ क्या पता है, प्रोडक्ट पे पहुंच गई। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, एक तरीके से एवरेज वैल्यू, टोटल वैल्यू निकाल रहा हूं। एवरेज मतलब टोटल, एवरेज मतलब टोटल। और एक बार बच्चों बता देता हूं, लिखवाने को तभी मैं लिखा दूंगा फॉर्मूला इसका, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि एवरेज रेट की एक लिमिटेशन होती है बच्चों, और यही लिमिटेशन होती है कि बीच में ये नहीं बता पाएगा कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कि बढ़ रही है कि कम हो रही है। ये सिर्फ टोटल वैल्यू बता पाएगी, और टोटल वैल्यू एवरेज बता पाएगी, जो कि एक्यूरेट नहीं होती है, जो कि कम एक्यूरेट होती है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है। बिल्कुल क्या नहीं होती है, एक्यूरेट नहीं होती है। तो तभी हम एवरेज को ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। हम किसको यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे ज्यादातर, इंस्टेंटेनियस। वो इंस्टेंट टाइम पे हमको बताएगी कि वहां पे कितना कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, वो इंस्टेंट टाइम पे हमको बता देगी, लेकिन एवरेज नहीं बता पाएगी हमको। तो एवरेज में एक लिमिटेशन आ जाती है, और जो लिमिटेशन मैं आपको बता चुका हूं। अगर बच्चा फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या होगा, आर एवरेज इज इक्वल टू टोटल चेंज की बात करेंगे, ठीक है। टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये बनी बच्चों इसकी डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, बहुत सिंपल है, आप यहीं से लिख सकते हो। एवरेज रेट इज डिफाइंड एज इक्वल टू, एवरेज रेट इज इक्वल टू बोल दो, या तो डिफाइंड एज बोल दो, दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज रेट इज डिफाइंड एज टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इसे बोलेंगे बच्चों एवरेज रेट की डेफिनेशन। इससे क्या बोलेंगे, एवरेज रेट की डेफिनेशन। तो फॉर्मूले से आप डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर मैथमेटिकली दिखा रहे हैं तो मैथमेटिकली आप इसे लिख सकते हो, आर ए बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये तो माइनस होगा, ये तो कम होगा, ठीक है। और डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। चेंज की बात हो रही है बच्चों, चेंज के लिए हमने यहाँ पे डी लगा दिया, यहाँ पे सॉरी चेंज की बात हो रही है, डेल्टा लगा दिया, टोटल चेंज की बात हो रही है। मैं आपको ये बता देता हूँ, टोटल चेंज के लिए
जब भी कभी भी टोटल चेंज की बात होती है ना बच्चों, जब भी कभी टोटल चेंज की बात होती है तो हमेशा डेल्टा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डेल्टा। कोई कोई डेल यूज कर लेता है, कोई कोई क्या यूज कर लेता है? डेल, या डेल्टा यूज कर लो या तो डेल यूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? ज्यादातर नॉर्मली तो हम डेल्टा ही यूज करते हैं। तो आगे जाके भी हम डेल्टा यूज नहीं करेंगे, यही मैं समझाने की बात कर रहा हूं आपको। डेल्टा यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा बच्चों, ये एवरेज रेट आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, तो आप डेल्टा यूज नहीं करोगे। आगे जाके आप डी अपॉन डी टी यूज करोगे, जो कि इंस्टेंटेनियस में अभी मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। अगर इसके लिमिटेशन की बात करें बच्चों, लिमिटेशन, तो लिमिटेशन इसकी है एवरेज रेट डज नॉट गिव द एक्यूरेट वैल्यू। एवरेज रेट डज नॉट give the accurate value, does not give the accurate value of rate of reaction, of rate of reaction at a particular time, at a particular time, at a particular time। ये नहीं बताता मुझे कि ज्यादा है कम है, ज्यादा है कम है, सीधा पी पर बताएगा, सीधा पी पे बताएगा कि टोटल वैल्यू कितनी निकल रही है, उतना लेके चलो भैया, उससे अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बच्चों एवरेज रेट। तो उम्मीद है कि आपको एवरेज रेट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों आपके दूसरे पॉइंट पे, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट मैं आपको बताता हूं, आप इसे नोट कर लो फटाफट, फिर इसी के साथ हम इंस्टेंटेनियस रेट भी आपको बताते हैं। ओके, तो देखो सुनो बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में जरा, यही मैं लिखा देता हूं आपको इस जगह पर, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस की रेट की अगर बात करें तो बच्चों आप इसका सिंबल रेट करके और INS लिख सकते हो, ठीक है। INS लिख सकते हो, टी तक पहुंचा सकते हो, या तो R लिख के INST लिख दो तो तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? बिल्कुल हम रिएक्शन में दोबारा आगे बढ़े, R से P बढ़े, लेकिन मैं टोटल ना चेक करके मैं यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन चेक कर रहा हूं, स्मॉल कंसंट्रेशन चेक कर रहा हूं कि यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन होगा। छोटा सा कट मार दिया मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पे स्मॉल कंसंट्रेशन क्या कर रहा हूँ? चेक कर रहा हूँ, और स्मॉल टाइम पे चेक कर रहा हूँ, स्मॉल टाइम पे क्या कर रहा हूँ? चेक कर रहा हूँ। भाई छोटा से तो टाइम होगा, यहाँ पे कितना टाइम होगा? रिएक्शन ऐसे गई, ऐसे निकल गई, तो ये तो बहुत छोटा गैप हो गया, तो यहाँ पे छोटा सा कंसंट्रेशन हो रहा होगा, और छोटे से समय के लिए, यानी कि बहुत कम समय के लिए हो रहा होगा। तो जब छोटा सा कंसंट्रेशन का चेंज हम छोटे से समय में चेक करेंगे, छोटे से समय में क्या करेंगे? चेक करेंगे, तो उसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोला जाता है बच्चों? इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहां पे हम इंस्टेंटेनियस रेट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम टेकन। क्या क्लियर हो गई आपको बात? तो डेफिनेशन में आप यही बोलोगे, इंस्टेंटेनियस रेट इज डिफाइंड एज स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम टेकन। इसके अगर आपको डेफिनेशन बोलनी है तो क्या बोलनी पड़ेगी? एवरेज रेट इज डिफाइंड एज टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन इसकी क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस रेट इज डिफाइंड एज स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम टेकन, ठीक है। तो यहां पे मुझे पता चल जाएगा स्मॉल कंसंट्रेशन स्मॉल टाइम में मुझे पता चल जाएगा कि रिएक्शन तेज हो रही है कि हल्के हो रही है। बिल्कुल, फिर मैं यहां पे भी चेक कर लूंगा, कट मार के यहां पे भी चेक कर लूंगा, कुछ देखकर यहाँ पे वैल्यू चेक कर लूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, कि कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। यहाँ पे वैल्यू चेक कर लूंगा कि कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। यहाँ पे वैल्यू चेक कर लूंगा कि कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। तो इस तरीके से मैं हर एक स्टेप में वैल्यू देख सकता हूँ, हर एक स्टेप में वैल्यू देख सकता हूँ, और ये हमको एक्यूरेट वैल्यू देने का काम करेगा। क्या वैल्यू देने का काम करेगा? एक्यूरेट वैल्यू देने का काम करेगा। तभी बच्चों में इंस्टेंटेनियस रेट का यूज करूंगा आगे जाके। हम डेल्टा को भूल जाएंगे अब, क्योंकि डेल्टा आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। कौन देता है आपको एक्यूरेट वैल्यू? इंस्टेंटेनियस। तो आज से हम क्या फॉलो करेंगे? डी अपॉन डी टी फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? डी अपॉन डी टी। डेल्टा अपॉन डेल्टा टी यूज नहीं करेंगे, डी अपॉन डी टी यूज करेंगे अब, ठीक है। क्योंकि डेल्टा टोटल चेंज के लिए यूज होता है और डी यूज होता है स्मॉल चेंज के लिए।
जो आपका डी होता है वो स्मॉल चेंज के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? स्मॉल चेंज। तो इतना शायद आप समझ चुके होंगे। तो मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा देता हूं, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। तो स्मॉल चेंज के लिए माइनस तो दिखा नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट तो कम होगा ही होगा, तो माइनस दिखाया रिएक्टेंट को कम करने के लिए, डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका? आर का, और यहाँ पे प्लस डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका? पी का। तो आगे जाके जो भी मैं रिएक्शन दिखाने वाला हूं वो डी अपॉन डी टी से दिखाऊंगा। किससे दिखाऊंगा? डी अपॉन डी टी से। क्यों जी? क्योंकि इसका एक एडवांटेज है, क्योंकि इसका एक एडवांटेज है। इसकी लिमिटेशन है तो इसका एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है इसका? बच्चों इसका एडवांटेज ये है कि आर इंस्टेंटेनियस गिव्स एक्यूरेट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों कि एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। तो अब मुझे बताओ कि क्या लेके चलना है आगे, एवरेज को लेके चलना है कि इंस्टेंटेनियस को लेके चलना है? तो बिल्कुल सही आपका जवाब है, इंस्टेंटेनियस आगे फॉलो होगा, एवरेज फॉलो नहीं होगा आगे। ठीक है, एवरेज को यहीं पर ही भूल जाओ। अब आगे जो भी पढ़ेंगे वो इंस्टेंटेनियस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसको आप नोट डाउन कीजिए बच्चों। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं जो कि पेपर में 2 मार्क्स में आता है, तो जो पेपर में 2 मार्क्स में आता है बच्चों, वो स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन ये है, विच आउट ऑफ द एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस इज बेटर एंड व्हाई। तो आपसे पूछा गया है कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में से कौन बेटर है और क्यों बेटर है। तो जवाब आपको पता है। क्या पता है जवाब? कि जो एवरेज रेट होगा वो टोटल चेंज की वैल्यू देगा। वो किसकी चेंज की वैल्यू देगा? टोटल चेंज की वैल्यू देगा। और टोटल चेंज जो होगा उसमें कुछ ना कुछ एरर निकल जाता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो वो हमें हर एक पॉइंट पर वैल्यू देगा, हर एक पॉइंट पे वैल्यू देगा। टोटल वैल्यू तो देगा ही देगा, लेकिन हर एक पॉइंट पे भी वैल्यू देगा बच्चों हमको, तो हमें वहां पे एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो बताओ कौन अच्छा है, एवरेज अच्छा है कि इंस्टेंटेनियस? तो आपका जवाब होगा इंस्टेंटेनियस। तभी यहां का सैल्यूट मारा मैंने। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्वेश्चन को नोट कर लो, क्योंकि पेपर में 2 मार्क्स में आता है कि एवरेज अच्छा है कि इंस्टेंटेनियस। तो आपको पता चल गया कि इंस्टेंटेनियस अच्छा है, क्योंकि वो एक समय पर आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो मैं यहीं पर ही कंप्लीट करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट पार्ट में मजे आए होंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम थी वो इस वीडियो से सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स एक बारी का चैप्टर नहीं है समझने का, उसको आपको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आ पाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करो और उनको भी भेज दो। ठीक है, शेयर कर दो ताकि उनको भी फायदा हो। और क्या बोलते हैं, बस यार मस्ती करो। ठीक है, मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, और पढ़ाई भी करो और अच्छे से करो, क्योंकि पेपर आने वाले हैं और कोई भी अब आलसीपन नहीं चलेगा आपका। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो अब। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बिना मम्मी पापा के बोले बैठ जाया करो पढ़ने के लिए, अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है, और आपके पापा मम्मी भी खुश हो जाएंगे कि हाँ जी बिना बोले मेरा बच्चा पढ़ने लग गया है। तो क्या बोलते हैं, अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। मैंने खुद फील करा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ट्राई करें। और जैसे कि बोला जाता है 21 दिन में हमारी कुछ आदतें बदल जाती हैं, तो 20 से 21 दिन में ही ट्राई करके देख लो। रोज पढ़ाई करो अच्छे से, 12th के बच्चों को रोज पढ़ाई करनी चाहिए। भले ही आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन क्वालिटी टाइम पढ़ो कि आपको एजुकेशन बहुत बढ़िया मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको रिएक्शंस में डी अपॉन डी टी डालना सिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।